गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। आशु गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए, क्लास शुरू किया जाए। चलिए सबको गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास शुरू किया जाए। तो ये हमारा बिहार पॉलिटेक्निक का जो हमारा अनसॉल्व की सीरीज चल रही है, जिसको हमारे स्टूडियो में या हमारे चैनल पर जो सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक। बिहार पॉलिटेक्निक जिसमें ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे, और जो बाकी बचे क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए सभी गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 हो गया था कंप्लीट। 85 का क्वेश्चन नंबर हो गया था। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, हालांकि मैंने इसको भी बता दिया था कल, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का जो युग्म है वो समान वर्ग में रखा गया है। सवाल ध्यान से देखिए। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का जो युग्म है वो समान वर्ग में रखा गया है। इसका मतलब कह रहा है कि इसमें जो आपका एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, जो परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कीजिए और बताइए, आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये समान ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ठीक है। आशु गुड मॉर्निंग। 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और हमको बताना है कि ये किस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जिसमें परमाणु संख्या दिया हुआ है 17 और दूसरे एलिमेंट का परमाणु संख्या दिया हुआ है 38, ठीक है। आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इसको दोस्तों में, आप लोग शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि परमाणु संख्या 2 तत्वों का दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 17 ऑप्शन नंबर ए में और दूसरा दिया हुआ है 38 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ओम प्रकाश गुड मॉर्निंग। और दूसरे वाला ऑप्शन है परमाणु संख्या 20, 40 ऑप्शन सी में दिया हुआ है परमाणु संख्या 11 और 33 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है परमाणु संख्या 17 और 35, ठीक है। और 35, तो इसको सॉल्व करना है और हमको ये बताना है ये सेम ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो चलिए चलिए ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा ओम प्रकाश, बी नहीं होगा। अभी हम इसको सॉल्व करके बताते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, ठीक है। परमाणु सेल जो होता है के, एल, एम और एन होता है, इसमें जो है आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका सीरीज होता है,
इसी सीरीज को जो फॉलो करेगा वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी में दिया है एक है परमाणु क्रमांक 17 वाला, तो परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो एक 17 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो के एल एम। ठीक है, तो के में कितना जाएगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल में आपका मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। टोटल कितना हो गया, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बचे कितने आपके पास, 17 में से 10 घटाएंगे तो आपके पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य कोश में एम वाले कोश में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर परमाणु क्रमांक 17 है आपका, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप तो क्या आएगा, 2, 8 और 7 आ जाएगा, अर्थात इसके बाह्य कोश में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होगा। संगीता गुड मॉर्निंग, संगीता राठौर गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बात समझ में आ रही है। तो जो एक्स है जिसका परमाणु क्रमांक हमको 17 दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कोश में हमको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। पंकज सोनी गुड मॉर्निंग। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, अब दूसरा परमाणु दिया है, दूसरा परमाणु क्रमांक है उसका 35, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको मानते हैं Y, और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 35। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो क्या होगा, के में जाएगा 2, एल में जाएगा 8, एम में जाएगा 18, और इसके बाद एक एन कोश होता है उसमें कितना जाएगा, 7 जाएगा। तो आप बाह्य कोश में ध्यान से देखिए कि जो हमारा एक्स वाला परमाणु है, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, और जो वाई वाला परमाणु है इसके बाह्य कोश में भी आपका 7 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है उसके जो तत्व है वो समान ग्रुप में होगा, समान समूह में उपस्थित होगा। बात समझ में आ रहा है, समान वर्ग में इसको रखा जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश समझ में आ रहा है आपको, ओम प्रकाश, पंकज सोनी, संगीता, आशु, चलिए बताइए। तो बात समझ में आई इतनी आप लोग को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 87, ओम प्रकाश। चलिए, अच्छी बात है, बात समझ में आ रही है। चलिए 87 नंबर कह रहा है कि जो आपका कॉपर 2+ है, इसके 4 ग्राम तुल्यांकों का कॉपर धातु में अपचयन, कॉपर धातु में क्या होता है, अपचयन करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉपर 2+ है उसकी जो वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 ग्राम तुल्यांक दिया हुआ है। अब इसका कॉपर धातु में अपचयन कर देने पर क्या होगा, आवश्यक फैराडे की संख्या पूछ दिया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका कॉपर है, कॉपर पे +2 चार्ज है, ये किस में चेंज हो जा रहा है, कॉपर 0 पर। जहां पर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इस पर 0 चार्ज है, यानी कि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपका क्या हो गया, +2 से कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन। यहाँ पर क्या होगा आपका, अपचयन होगा। देव विक्रम सिंह गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अपचयन होगा, अपचयन होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को एक फार्मूला बताते हैं, ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होता है, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है वो डायरेक्ट फैराडे की संख्या के बराबर होती है। ग्राम तुल्यांक बराबर फैराडे संख्या, फैराडे संख्या, ये नियम होता है। ठीक है बाबू, ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है वो डायरेक्ट फैराडे की संख्या के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर 4 ग्राम तुल्यांक है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ भी आपका 4 ग्राम तुल्यांक दिया हुआ है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 4 फैराडे।
तो कॉपर 2+ की 4 ग्राम तुल्यांकों का कॉपर धातु में अपचयन करने पर जो आवश्यक फैराडे की संख्या होगी वो कितनी होगी, ग्राम तुल्यांक के बराबर होती है। देव विक्रम सिंह का बिल्कुल सही उत्तर है, इसका उत्तर होगा 4। ठीक है, देव विक्रम सिंह, ओम प्रकाश, आपका भी सही उत्तर है 4 होगा इसका। ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या फैराडे की संख्या के बराबर होती है। तो बात समझ में आ रही है? ओम प्रकाश, देव विक्रम सिंह। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या तो फैराडे संख्या के बराबर होती है, और ग्राम तुल्यांक दिया है 4 ग्राम तुल्यांक, अर्थात फैराडे की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 88, क्वेश्चन नंबर 88। कौन बताएगा इसको? क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है डीडीटी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होगा, अर्थात डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। फिजिकल कहाँ क्लास कब होगा? फिजिकली चल रहा है बाबू, ये प्रैक्टिस चल रहा है आपका, इसी में सब इंक्लूड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सारा चीजों का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ये कंपाउंड आ गया आपका, ये ऑर्गेनिक में था, इसके पीछे वाला आपका किसमें था, फिजिकल केमिस्ट्री का था पार्ट। ठीक है, ये आपका बिहार पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ओम प्रकाश कह रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पंकज सोनी भी कह रहे हैं ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही उत्तर, सभी का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीडीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में सीधे रिपीट करता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, इसका अब स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखाते हैं, सबका सही उत्तर है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके साथ जुड़ा होता है CH, इसके साथ एक और बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, इस बेंजीन रिंग के साथ एक क्लोरीन, इस वाले बेंजीन के साथ एक क्लोरीन, और जो बीच में कार्बन होता है इस वाले कार्बन के साथ CCl3 अटैच होता है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना, ये जो आपकी संरचना बनी, ये संरचना किसकी होगी, डीडीटी की संरचना होगी। ठीक है, ये जो आपकी संरचना बन रही है ये आपकी डीडीटी की संरचना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन से इस वाले स्ट्रक्चर को नोट करते रहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का है। इसका क्या नाम है, डीडीटी, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। मैथ का क्लास आपका इसके बाद होगा, केमिस्ट्री के बाद आपका मैथ का क्लास होगा। ठीक है, ओम प्रकाश पूछ रहे हैं मैथ का क्लास कब होगा। चलिए, तो समझ में आया आपका, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे पास एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसको पूछ रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में अपचायक क्या है। सवाल कह रहा है कि ये जो रासायनिक समीकरण हमने दिया है आपको, अब इसमें आप ये बताइए, इस वाले समीकरण में आप ये बताइए कि इस अभिक्रिया में अपचायक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपचायक क्या होता है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि अपचायक क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है, अपचायक कहलाती है, अपचयन कहलाती है, और जिसमें ये प्रक्रिया होती है वो अपचायक कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आप, यहाँ जो है कॉपर है इस पे +6 चार्ज है। ठीक, और यहाँ जो निकिल है इस पे 0 चार्ज है, निकिल पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 0 चार्ज है। और ये जो निकिल है जो प्रोडक्ट में जब चेंज होगा तो यहाँ आपको चार्ज दिख रहा होगा +2 चार्ज दिख रहा होगा,
इसका मतलब ये हुआ निकिल 0 से इसमें कन्वर्ट हो गया +2 में कन्वर्ट हो गया। निकिल 0 आपका +2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो संख्या है वो बढ़ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये जो आपका होगा ये अपचायक की तरह बिहेव करेगा, ये अपचायक कहलाएगा। ठीक है, तो निकिल जो है इसमें आपका क्या होगा, अपचायक होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो 89 का ऑप्शन होगा डी, बिल्कुल सही। ओम प्रकाश का बिल्कुल सही है। पंकज आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। निकिल में आपका अपचयन की क्रिया हो रहा है, इसलिए निकिल आपका क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी निकिल बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी होगा निकिल, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन कर रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तत्व के समस्थानिक, किसी तत्व के समस्थानिक x, इसका जो परमाणु क्रमांक n दिया हुआ है, परमाणु भार m दिया हुआ है, में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि किसी तत्व में जो समस्थानिक है x है, उसमें जो है उसका जो परमाणु क्रमांक है n दिया हुआ है, परमाणु भार m दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि जो न्यूट्रॉन है इसकी संख्या क्या होगी। कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पंकज सोनी, ओम प्रकाश, मनीष यादव, मनीष यादव आपका भी बिल्कुल सही था पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। ओम प्रकाश, विक्रम सिंह, चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। ओम प्रकाश बोल रहे हैं 90 का डी, m-m। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आपका ओम प्रकाश। पंकज सोनी बिल्कुल सही आपका, ऑप्शन नंबर डी, m-n, ऑप्शन नंबर डी, m-m। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, m-n। कैसे निकालते हैं ओम प्रकाश, बिल्कुल सही उत्तर। कैसे निकालते हैं, जैसे ये हमारा कोई तत्व दिया है, इस तत्व का हमारा परमाणु क्रमांक m दिया है, परमाणु भार m दिया है, तो इसमें प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉन बराबर जो आपका परमाणु भार है, परमाणु भार में से आप परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो परमाणु भार कितना है, m है, और परमाणु क्रमांक n है, इसको घटा दीजिए तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जो निकल के आएगी वो कहलाएगा न्यूट्रॉन। क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन। क्या कहलाएगा आपका, न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी, ओम प्रकाश, m-n बिल्कुल सही उत्तर है आपका, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ओम प्रकाश और बाकी बच्चे आप ये बताइए कि इस वाले में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, इस वाले संख्या में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इस वाले परमाणु में, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इस वाले एटम में आपका प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या बताइए। प्रोटॉन की संख्या बताइए। ये जो आप n देख रहे हैं ये आपका प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, n। ओम प्रकाश बिल्कुल सही उत्तर आपका, ओम प्रकाश बिल्कुल सही उत्तर। जो n होगा वो हमारा प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। इस वाले न्यूमेरिकल में कह रहा है कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है, 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है, तो विलयन
कहा जाता है? 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, -0.1 मोलर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, 18 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, तो विलयन कैसा होगा? इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम यहाँ नोट डाउन करते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है? हमको क्या दिया है? विलायक। विलायक कितना दिया हुआ है? चलिए, विलायक कितना दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में? विलायक, विलायक विलयन में दो चीज होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो कहलाता है विलायक। तो विलायक इसमें कितना दिया हुआ है? 1000 ग्राम। विलायक की संख्या कितना दिया हुआ है? 1000 ग्राम दिया हुआ है। और जो विलेय है, विलेय की संख्या कितना दिया हुआ है? विलेय, ये सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। 18 ग्राम हमारा विलेय दिया हुआ है। ठीक, अब आप सभी लोगों को पता है कि जो जो मोलरता का फार्मूला होता है, जो मोलरता एम, मोलरता, मोलरता मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? मोलरता का फार्मूला होता है हमारा विलेय का भार, विलेय का भार डब्ल्यू बी बटा विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार डब्ल्यू एम। विलेय का भार, विलेय का अणु भार मल्टीप्लाइड बाई 1000, मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई वी लीटर में, मल्टीप्लाइड बाई वी लीटर में, मल्टीप्लाइड बाई वी। ये जो है वी होता है आपका आयतन होता है। ये आयतन किस में लिया जाता है? लीटर में लिया जाता है। तो मोलरता बराबर क्या होता है? भार बटा में विलेय का अणु भार गुणा गुणा आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। उसके पहले आप ये जो विलायक है इसका अणु भार क्या होगा? इसमें बोल रहा है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसका आप अणु भार काउंट करेंगे तो 12 छक्का 6 में 12 से गुणा कीजिए, कार्बन के लिए 12 में 1 से गुणा कीजिए, हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए गुणा कीजिए, 6 में कितना से 16 में गुणा कीजिए, तो ये टोटल आपका आएगा 180 ग्राम। ठीक है, तो अणु भार कितना आया इसका? 180 ग्राम आया। और हमको विलेय का भार कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो 18 बटा 180, और यहाँ देखिए जो विलायक हमको 1000 ग्राम दिया हुआ है, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा 1000 लीटर। और 1000 लीटर पर 1000 ml, 1000 ml, 1000 ml, 1000 मिलीलीटर, और 1000 ml बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है। सभी को पता है कि 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक है, तो 18 बटा 180 हो जाएगा, और 18 से 18 कट जाएगा तो ये बचेगा 1/10, और 1/10 की वैल्यू होती है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। ओम प्रकाश, फिर से देखिए इसका उत्तर क्या आएगा? 0.1 मोलर। ऑप्शन नंबर बी, 0.1 मोलर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है आप लोग को ये न्यूमेरिकल? चलिए कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है? पंकज सोनी, ओम प्रकाश, 0.1 मोलर, बिल्कुल सही आपका, 0.1 मोलर। समझ में आ रहा है? जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको नोट डाउन कीजिए, और विलायक का जो 1000 ग्राम है इसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1000 ग्राम 1000 ml के बराबर होता है, और 1000 ml 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक, और यहाँ से आप ग्लूकोज का अणु भार कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। बस वैल्यू पुट करना है और तुरंत निकाल लेना है। ठीक है, ओम प्रकाश समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 92।
92, क्वेश्चन नंबर 92, पोटाश एलम, पोटाश एलम को और किस नाम से जाना जाता है? कौन कमेंट करके बताएगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। पोटाश एलम को किस दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम। चलिए बताइए कि ये जो पोटाश एलम है, ये जो फार्मूला दिया हुआ है, इसका कॉमन नेम क्या है? जल्दी कमेंट कर बताइए आप लोग। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ओम प्रकाश बताइए इसका कॉमन नेम क्या है? आम भाषा में इसको क्या बोला जाता है? पोटाश एलम को। इसको बोला जाता है फिटकरी। जो हमारा पोटाश एलम है, इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका कॉमन नेम क्या है? फिटकरी। फिटकरी। अब फिटकरी क्या होता है? जब जो नाव है बाल ओल बनाता है, आपका दाढ़ी बनाता है, तो दाढ़ी जब कट जाता है तो वहां तुरंत फिटकरी रगड़ा जाता है। फिटकरी क्या करता है? वो जो आपका ब्लड निकलता है उसको तेजी से वहां पर थक्का बनाता है, क्लॉटिंग करता है, और जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसको रोक देता है ये फिटकरी। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो पोटाश एलम है आपका फिटकरी है, ये किस प्रकार का लवण है? लवण का मतलब ये हुआ सॉल्ट। ये किस प्रकार का सॉल्ट है? पोटाश एलम आपका किस प्रकार का सॉल्ट है? तो पोटासियम आपका किस प्रकार का सॉल्ट है? पोटासियम आपका किस प्रकार का सॉल्ट है? ऑप्शन दिया है सामान्य लवण, ऑप्शन बी द्विक लवण, ऑप्शन सी अम्लीय लवण, ऑप्शन डी संकर लवण। तो पोटासियम आपका होता है, पोटासियम आपका होता है द्विक लवण। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होता है पोटासियम आपका द्विक लवण होता है, डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट। पोटास एलम आपका डबल सॉल्ट होता है। ठीक है, डबल सॉल्ट कैसे होता है? जब इसको आप जल में घोलेंगे, इसको आप जल में घोलेंगे, तो ये जो आप K2SO4 देख रहे हैं, तो ये पोटेशियम K+ में टूटेगा, SO4 आपका SO4- में टूटेगा, एल्यूमिनियम आपका एल्यूमिनियम +3 में टूटेगा, और सल्फेट तो यहाँ टूट चुका है एक बार, और जल के अणु आपका H+ और OH- में टूट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, ये अलग अलग ना टूटकर कॉम्बाइंड फॉर्म में टूटेगा। इस प्रकार का जो एलिमेंट बनेगा वो आपका डबल सॉल्ट द्विक लवण कहलाता है। ओम प्रकाश इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डबल सॉल्ट होता है। ठीक है, द्विक लवण। ओ लेवल क्लास का टाइम भी बता दिया जाएगा, 8 से 10 है। मॉर्निंग में आपका 8 से 10 है, ओ लेवल क्लास का टाइमिंग है 8 से 10 है आपका। वेब डिजाइनिंग चलता है। अभी कुमार ओ लेवल क्लास का टाइमिंग है 8 से 10 मॉर्निंग में। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये होता है आपका डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 93 नंबर का क्वेश्चन है आपका। CaOH ट्वाइस का तुल्यांकी भार क्या होगा? CaOH ट्वाइस का तुल्यांकी भार क्या होगा? ठीक है,
तो सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालने से पहले हमको CaOH ट्वाइस का अणु भार निकालना होगा, ठीक है। CaOH ट्वाइस का अणु भार क्या होगा? तो कैल्शियम का परमाणु भार हमारे पास है 40 और कैल्शियम हमारा संख्या में एक ही है, तो 40 में एक का गुणा कर देंगे, 40 एकम में 40, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 2 है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? एक ऑक्सीजन का जो भार होता है वो होता है 16, लेकिन संख्या में ऑक्सीजन कितना है? देखिए 2 है, संख्या में ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो एक हाइड्रोजन पर हमारा जो चार्ज होता है, सॉरी एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पर संख्या ये हो जाएगा आपका 1 गुणा 2। अब टोटल गुणा करिए इसमें, 40 एकम में 40, 16 दूना का 32 प्लस 2 एकम में 2। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो 40 40 30 70 और 2 2 4 यानी टोटल 74 हो जाएगा आपका, 74 74, ठीक है। तो 74 CaOH ट्वाइस का जो अणु भार हमारा कितना निकल के आएगा? 74। अब तुल्यांकी भार निकालना है हमको। अब क्या निकालना है? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है? तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है जो हमको कंपाउंड दिया हुआ है उसका अणु भार, CaOH ट्वाइस का अणु भार, ट्वाइस का अणु भार, CaOH ट्वाइस का अणु भार बटा, बटा क्या होता है? CaOH ट्वाइस का अणु भार बटा तुल्यांकी संख्या, तुल्यांक संख्या, तुल्यांक संख्या। अब तुल्यांक संख्या क्या होती है? अब इसके साथ जितने एलिमेंट लगा हुआ है, इसके साथ जितना भी तत्व लगा हुआ है वो इसकी तुल्यांक संख्या हो जाएगी। तो ब्रैकेट के बाहर देखिए कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसकी तुल्यांक संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो CaOH का अणु भार हमने कितना निकाला है? 74 निकाला है, और तुल्यांक संख्या भी कितना बताया? 2 होता है, तो 2 से भाग दीजिए, तो 74 का 2 से भाग देंगे आप, कितना आंसर हो जाएगा? 37, 37 बिल्कुल सही उत्तर है आपका ओम प्रकाश, बिल्कुल सही उत्तर 37, 37 इसका आंसर होगा। तो तुल्यांकी भार CaOH ट्वाइस का कितना निकल के आया? 37, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए, थर्टी सेवन इसका उत्तर होगा। अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है क्लास लाइव ही होता है, 8 से 10 होता है ओ लेवल का क्लास, अभी 8 से 10 होता है ओ लेवल का क्लास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, कैल्शियम क्लोराइड को जल में घोलने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, और फिर कह रहा है यदि कैल्शियम क्लोराइड के 222 ग्राम को जल में घोलते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड से प्राप्त आयनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, ध्यान से समझेंगे इसको। क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, इसको जल में जैसे ही घोलते हैं तो कैल्शियम अपने आयन में और क्लोरीन अपने आयन में टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यदि जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये वाला जो कैल्शियम क्लोराइड है, तो 222 ग्राम जल में घोल दिया जाता है। इसकी मात्रा बताया है कितना? 222 ग्राम। तो कैल्शियम क्लोराइड से प्राप्त ये जो आपके आयन्स बने हैं अलग अलग, कि इनकी संख्या क्या होगी? ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसका आयन की संख्या हमको पूछ दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन जो देखते हैं, हमारा जो ये इक्वेशन है CaCl2 और Ca+2 2Cl,
इसमें हम सबसे पहले मोल काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका कितना मोल है, 1 मोल। यहाँ पर कितना है, 1 मोल। इसमें जो कैल्शियम दिया हुआ है ये आपका 1 मोल है, कैल्शियम भी आपका 1 मोल है। क्लोरीन जो निकल के आया है वो बना है 2 मोल। ठीक है, इसके पहले कितना लगा हुआ है, 2, तो यहाँ हो गया आपका 2 मोल। तो आपका जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल है, और जो प्रोडक्ट है आपका दोनों मिलाकर कितना हो गया, 3 मोल। 3 मोल, ठीक, 1 मोल इसका, 2 मोल इसका, 3 मोल। ठीक है, अब जो है ये जो है 111 ग्राम से प्राप्त हुआ है। 111 ग्राम 111 ग्राम CaCl2 से प्राप्त आयन कितना है, 111 ग्राम CaCl2 से प्राप्त आयन है, इसकी संख्या कितनी हो गई। इस साइड देखिए आप, 3 मोल दिया हुआ है, 3 मोल। ठीक है, तो 111 ग्राम CaCl2 से प्राप्त जो मोल हो गया आपका, आयन कितना हो गया, वो 3 मोल है। अब ये कुछ लोग को ये नहीं समझ आ रहा है कि 111 ग्राम कहाँ से आया। ठीक है, CaCl2 का अणु भार है ये, CaCl2 का अणु भार कैल्शियम का होता है 40 और एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 से गुणा कर देंगे, 35.5, 35.5, तो 2 से गुणा करेंगे, ये होगा 40 और इधर हो गया आपका 71, तो टोटल हो गया 111। ठीक है, तो 111 ग्राम CaCl2 का जो प्राप्त आयन होगा, इस साइड देखिए आपका कितना है, 3 मोल, 3 मोल है। और आप सभी को पता है अवगाद्रो संख्या क्या होती है, तो 3 में 1 मोल इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, और 1 मोल में आपका जो है अवगाद्रो संख्या कितनी होती है, जो आयन होता है उसमें चार्ज कितना होता है, 6.0223 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। ठीक, 10⁻23 आयन। तो ये 111 ग्राम से प्राप्त हुआ है। तो अब 1 ग्राम से कितना प्राप्त होगा, 1 ग्राम से हमको कितना प्राप्त होगा, यही लिखेंगे आपका 3 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 आयन बटा बटा कितना हो जाएगा, 111। ठीक, अब कह रहा है 222 ग्राम से कितना प्राप्त होगा, तो 1 ग्राम से हमको इतना मिला, तो 222 ग्राम से कितना मिलेगा, 222 से लेकर सीधा गुणा कर देंगे, 222 मल्टीप्लाइड बाई 3 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 बटा 111, ये हो गया आपका आयन, बटा 111 आपका आयन। अब देखिए 111 जो है 222 दो बार में कट जाएगा, 111 कम में 11, 122 गुना 222। ठीक है, तो 111 कम में 11, 111 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये दो बार में कट जाएगा, और 3 गुना के 6, और इसमें गुणा करेंगे 6.022 से, तो आपका ओवरऑल आ जाएगा कितना, 36 पॉइंट नियर अबाउट आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा, और 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर आपका आ जाएगा 10⁻23, 10⁻23 आयन, 10⁻23 आयन। ठीक है, तो देखिए किस वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, 3.6, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है 3.61 गुणे 10⁻23। ओम प्रकाश आपका बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है आप लोग को। हल्क गेमिंग पूछ रहे हैं कब से ऑनलाइन आते हैं, 9 बजे क्लास है केमिस्ट्री की। ओम प्रकाश ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। ये समझ में आया कैसे निकाला गया है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, 95 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि धातु क्या होते हैं। चलिए
95 क्वेश्चन कर रहा है कि धातु वे तत्व हैं जिनमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या होता है। धनायन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऋणायन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होने का गुण रखते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ओम प्रकाश ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। जो धातु होते हैं हमारा, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजिली त्याग देते हैं, इजिली लॉस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इजिली लॉस करते हैं। आकाश यादव ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो धातु जो है धनायन को बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कहलाते हैं हमारा धातु। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन जो हमारे धातु होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर का क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग किस से प्रदर्शित किया जाता है? गैसों का वर्ग माध्य मूल में वेग प्रदर्शित किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग बताइए गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग किससे डिनोट किया जाता है? चलिए, हम भी इसी धरती से हैं, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़िए, इसका उत्तर बताइए आप लोग। 96 ओम प्रकाश, इसका 96 का उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। आकाश यादव बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3 RT, 3 RT अपॉन एम, 3 RT अपॉन एम, ये आपका क्या होता है, गैसों का वर्ग माध्य मूल। चाल चाल बोलिए या वेग बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। आर क्या होता है आपका? आर जो होता है गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक। आर जो है आपका गैस नियतांक होता है। आर क्या होता है? गैस नियतांक। टी क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर। टी क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर। और एम क्या होता है? एम आपका होता है अणुभार। एम क्या होता है? अणुभार, ठीक है। तो ये होता है गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग। चलिए आगे बढ़े नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97, जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है यदि थैलियम 3270 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 रह जाता है, तब उसकी अर्ध आयु क्या होगी? ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा एक प्रैक्टिस सेट में आपका, या आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है अर्ध आयु काल निकालने के लिए, ठीक है। पॉलिटेक्निक में आपका ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें वर्ष दे दिया रहेगा, अर्ध आयु पूछ देगा, या इसका अर्ध आयु दे देगा, वर्ष पूछ देगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है
कि यदि थैलियम 3270 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 रह जाता है, तब उसकी अर्ध आयु क्या होगी? तब उसकी अर्ध आयु क्या होगी? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना प्रारंभिक मात्रा क्या है? माना प्रारंभ में प्रारंभिक मात्रा मान लेते हैं कितनी है? ए है। प्रारंभिक मात्रा कितनी मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। अब 3270 वर्षों बाद 3270 वर्ष बाद 3270 वर्ष बाद जो आपकी मात्रा कितनी विघटित होगी? तो माना x मात्रा विघटित हो जाती है, तो x a माइनस एक्स, जो प्रारंभिक में से x मात्रा निकाल देंगे तो जो मात्रा बचेगा वो आपका 3270 वर्षों में विघटित हो जाएगी। तो ये कितना दिया हुआ है हमको? कितना दिया हुआ है? 1/8 दिया हुआ है। 1/8 1/8 दिया हुआ है। 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभिक मात्रा हमने माना a और माना कि x जो है विघटित हो जाएगी, तो हमारे 3270 वर्षों बाद क्या बचेगा? a माइनस एक्स बचेगा, जिसकी वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि a माइनस एक्स बराबर क्या होता है? a माइनस एक्स बराबर क्या होता है आपका? a/2n, a/2n होता है। ये अर्ध आयु निकालने का फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स बराबर a/2n। ठीक है, a माइनस एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/8 दिया हुआ। यहाँ देखिए बराबर a की वैल्यू रखिए बटा n, a की वैल्यू रखिए बटा n। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रारंभिक मात्रा a माना था और a को हम लोग क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। प्रारंभिक मात्रा a माना था, a को मानेंगे हम लोग 1। तो a माइनस एक्स बराबर क्या हुआ है? 8, और ये 2n होता है, तो a की वैल्यू रखेंगे 1 और बटा 2 के पावर n, तो हमारा हो जाएगा 1/8 बराबर 1/2 के पावर n। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और बटा 1/2 का पावर n। ठीक है, देखिए बेस बराबर हो गया। बेस देखिए बराबर हो गया 2, 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया। और जब आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। देखिए 1/2 के पावर 3 दिया हुआ है और 1/2 के पावर n दिया हुआ है, तो इसका आधार बराबर हो गया। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 का होल का पावर 3 बराबर 1/2 होल का पावर n। तो 1/2 बराबर, तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी n बराबर हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 3। n बराबर निकल के आएगा हमारा 3। n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है, अब हमको पता है कि कुल समय कितना होता है? t बराबर, कुल समय कितना होता है? t बराबर होता है n मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ। ये जो टी हाफ देख रहे हैं यही हमारा क्या है? अर्ध आयु है। तो t बराबर कुल समय, n जो संख्या निकाले यहाँ 3 और टी हाफ अर्ध आयु। तो हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? अर्ध आयु तो ही निकालना है। तो अर्ध आयु के लिए क्या करेंगे? टी हाफ को वहीं पर रखेंगे और t से लेकर n का भाग कर देंगे। तो t का वैल्यू कितना दिया हमको? टोटल आयु कितना दिया है? 3270 दिया हुआ है। n की संख्या हमने निकाला 3, 3 से भाग कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 3 कम में 3, 0, 3 9 27, 1090 वर्ष। 1090 वर्ष इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? 1090 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 1090 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 1090 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला गया है? 1090 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 98, क्वेश्चन नंबर 98 कर रहा है
कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होगा? कौन बताएगा प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस N2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को एक साथ ले लिया जाएगा तो ये हमारा प्रोड्यूसर गैस बनता है। ठीक है, आकाश यादव 98 का क नहीं होगा, 98 का बी होगा, 98 का बी होगा। N2 प्लस CO को ले लेंगे एक साथ तो ये हमारा प्रोड्यूसर गैस बनाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का बी। आकाश यादव 98 का बी, 98 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है आपका, ये आपका अल्फा बीटा किरणों पर है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक परमाणु है जिसका परमाणु भार दिया है 238 और उसका परमाणु क्रमांक दिया है 292। परमाणु भार 238, परमाणु क्रमांक 92 वाले तत्व में से एक बार क्या निकाल दीजिए, अल्फा कण निकाल दीजिए और 2 बार बीटा कण निकाल दीजिए। तो इसके बाद जो आपका तत्व बचेगा उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी और उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन कर रहा है कि एक एलिमेंट है एक्स, ठीक, उसका जो है परमाणु भार दिया गया है 238, परमाणु क्रमांक दिया गया है 92, परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है 92 और परमाणु भार दिया गया है आपका 238। तो बोल रहा है कि इसमें से एक बार अल्फा कण निकालिए। इस वाले एलिमेंट से आप एक बार माइनस अल्फा करेंगे तो क्या होगा? एक बार अल्फा कण निकालेंगे तो क्या होगा? एक बार जब अल्फा कण निकालेंगे तो आपका परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होता है और परमाणु भार में आपका 4 की कमी होता है। तो यहाँ देखिए 92, तो 92 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90। एक बार अल्फा कण निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी, तो 238 में से 4 घटाएंगे तो 234 बचेगा। ठीक है, ये अल्फा कण निकालने के बाद बचा हुआ तत्व है, अल्फा कण निकालने के बाद बचा हुआ है। अब इसमें से बोल रहा है कि 2 बार बीटा कण निकाल दीजिए। एक बार आप बीटा कण निकालिए तो इसमें क्या होता है, जब बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू, परमाणु भार भी सेम रहेगा 234, लेकिन 90 का आपका क्या हो जाएगा 91, 91 हो जाएगा। ठीक है, अब हम तो यहाँ पर एक बार बीटा निकाले हैं, इसमें बोला है 2 बार निकालने के लिए, तो इसमें से एक बार और बीटा कण निकाल देते हैं तो माइनस बीटा कण। ठीक, तो 91 का ये हो जाएगा, एक में और बढ़ जाएगा इसका 92 और परमाणु भार सेम रहेगा 234। ठीक है, 92 होगा आपका 234। तो इस प्रकार जो हमारा बचेगा 92 होगा और परमाणु भार होगा इसका 234। नाइन्टी 99 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए परमाणु क्रमांक कितना आया 92 और परमाणु भार 234 आया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 99 का सी, 99 का सी। एक बार अल्फा कण निकालेंगे, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी। एक बार बीटा कण निकालेंगे, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगा और परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 2 बार निकाला गया है। तो उत्तर आया है 92 और 234, 92 और 234। अब इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस द्रवीकरण सरलता से हो जाता है। ठीक है, तो गैसों का विसरण नियम आपको बताया गया है। उस नियम के अनुसार जो आपका SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका जो है आपका द्रवीकरण क्या होता है, सरलता से हो जाता है, इजीली हो जाता है। इन वाले सब में से, चारों ऑप्शन में से सबसे तेजी से आपका द्रवीकरण किसका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 100 क्वेश्चन की सीरीज। 25 क्वेश्चन हमारा इसमें रसायन विज्ञान का है। तो इसके बाद हम लोग कल जो है 25 क्वेश्चन की अगली सीरीज, नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम जो कल की क्लास में कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।